बहू अपने ससुर के आगे फफूंदी वाली 2 रोटी पटकते हुए बोली, अगर तुझे इस घर में रहना है तो यही खाना पड़ेगा और बिना पंखे के बरामदे में सोना होगा, वरना उठा अपना सामान और बुढ़िया को लेकर निकल जा। सास ससुर ने वैसे ही किया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अगले दिन उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला था जिससे वह दोबारा अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगी। आज बेटा बहू अपने माता पिता के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन जिस माता पिता ने कभी अपने बेटे की आंख में आंसू नहीं आने दिए थे, आज वही माता पिता गूंगे बहरे बने खड़े थे। तभी बहू बोली, माँ पापा को समझाइए, वे हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमने जो किया उसकी एक बार तो माफी मिलनी चाहिए। तभी चैत्रा जी बोली, हाँ बेटा, हम लोग तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा नहीं दे सकते, लेकिन तुम लोग हमें खराब और फफूंदी वाला खाना खिला सकते हो। तुम लोग हमें सड़ी गर्मी में बरामदे में बाहर बिना पंखे के रहने पर मजबूर कर सकते हो। वह तो भगवान का शुक्र मनाओ कि हम तुम्हें घर से बेदखल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम दोनों को सुधारने के लिए यही काफी है। आखिर दोनों माता पिता ने अपने लिए कौन सा कदम उठाया, आइए जानते हैं आगे कहानी में। चैत्रा जी रोज की तरह सुबह गाय को रोटी खिलाने के लिए आंगन से बाहर निकली ही थी कि तभी सामने उनके पति रघुनंदन जी हाँफते हुए आते दिखाई दिए। उनका चेहरा पसीने से तर था और सांस बुरी तरह से फूल रही थी। चैत्रा जी तुरंत उनके पास पहुंची और बोली, अरे जी क्या हुआ, आप इतनी जल्दी जल्दी सांस क्यों ले रहे हैं? रघुनंदन जी ने घबराई हुई आवाज में कहा, चैत्रा जल्दी से मेरे लिए ठंडे पानी में नमक चीनी का शरबत बनाकर लाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इतना सुनते ही चैत्रा जी तुरंत रसोई की ओर दौड़ी और उनके लिए शरबत बनाकर लाई। जब रघुनंदन जी ने शरबत पिया तो उनके थोड़ी देर बाद उन्हें आराम मिला। दरअसल रघुनंदन जी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या थी और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि बाजार से आते आते उनकी हालत बिगड़ गई थी। आराम मिलते ही उन्होंने कहा, चैत्रा ये गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अब तो पंखे की हवा भी आग फेंक रही है, हमारे पास तो कूलर की भी सुविधा नहीं है। तभी चैत्रा जी बोली, जब हमारे बेटे बहू एसी में सोते हैं तो क्या हम एसी में नहीं सो सकते? अगर हम नया एसी नहीं ले सकते तो क्या हुआ, एक पुराना एसी तो ले ही लेंगे। रघुनंदन जी कुछ सोचते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोले, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, मैं कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम करता हूँ। जब मेरी पेंशन के पैसे आएंगे तब धीरे धीरे करके उन पैसों को चुका दूंगा, और वैसे भी पूरा बिजली का बिल तो मैं ही खुद चुकाता हूँ। एसी लगने की बात सुनकर चैत्रा जी के चेहरे की रौनक बढ़ गई। रघुनंदन जी और चैत्रा जी अपने इकलौते बेटे अनिकेत और बहू दिव्या के साथ शहर में रहते थे। दिव्या अपने सास ससुर से कोई मतलब नहीं रखती थी। शादी के बाद से ही वह सास ससुर से शायद ही कभी बात करती थी और घर की कोई भी जिम्मेदारी उन्होंने कभी नहीं ली थी। वह सिर्फ अपने पति के लिए खाना बनाती थी। ये सब देखकर रघुनंदन जी और चैत्रा जी ने बिना कोई विवाद किए सीधे कह दिया था, तुम हमारी चिंता मत करो, बस अपने पति को समय पर खाना दिया करो। उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारी बेटे या बहू पर नहीं डाली, इसलिए घर में कभी झगड़े नहीं हुए और माहौल शांत रहता था। चैत्रा जी ने कभी सास होने का रौक नहीं झाड़ा और रसोई घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने ऊपर ले ली थी। घर का खर्च सब मिलकर करते थे। बिजली का बिल रघुनंदन जी अपनी पेंशन से भरते थे और बाकी का खर्च उनका बेटा उठाता था। इसके बावजूद बेटे बहू का ऐसा स्वार्थी व्यवहार देखकर रघुनंदन जी के मन में कड़वाहट आ जाती थी। बेटे के पालन पोषण और उन्हें बड़ा करने के लिए उन्होंने कई त्याग किए थे, लेकिन शादी के बाद बेटे ने अपनी पत्नी का हर बात में पक्ष लेना शुरू कर दिया। अगले दिन चैत्रा जी को अपनी बहन के बेटे की शादी में जाना था, लेकिन रघुनंदन जी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वह नहीं जा पाए। चैत्रा जी को अकेले ही अपनी बहन के घर जाना पड़ा। अब रघुनंदन जी का सारा बोझ बहू पर आ गया। बहू तो पहले ही सास ससुर की कोई कीमत नहीं समझती थी, इसलिए वह और ज्यादा चिड़चिड़ी रहने लगी। रघुनंदन जी को डायबिटीज था, इसलिए उनके लिए सुबह 8 बजे नाश्ता करना जरूरी था, लेकिन बहू सुबह 10 बजे के बाद ही अपने कमरे से बाहर निकलती थी। इसलिए उन्होंने बेटे को पहले ही समझा दिया था कि जब तक तुम्हारी माँ वापस नहीं आती तब तक अपनी पत्नी से कह देना कि मुझे 8 बजे तक नाश्ता दे दिया करें। उस समय बेटा बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसके चेहरे की नाराजगी छिप नहीं पाई, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी पत्नी ससुर की सेवा बिल्कुल नहीं करेगी। अगले दिन सुबह सुबह बहू रसोई घर में थी, लेकिन बर्तनों की पटक पटक कर बजाने की आवाज उसका गुस्सा साफ जाहिर कर रही थी। रघुनंदन जी जब कमरे से बाहर आए तो उनके कानों में बहू की बात पड़ी, ये बुढ़िया अपनी बहन के घर जाकर बैठ गई है
अपनी तो शादी में गुलछड़े उड़ा रही है और इस बूढ़े का सारा बोझ मेरे सिर पर छोड़ गई है। और इस बूढ़े के नखरे देखो, सुबह सुबह ठूसने को ताजा नाश्ता चाहिए, फिर दिन में टाइम पर खाना और शाम को प्योर दूध की चाय चाहिए। मैं बोलती हूँ कि भगवान जल्दी ही इन दोनों को अपने पास बुला ले, तभी मुझे शांति मिलेगी। देर रात तक बच्चों के लिए जागो, फिर सुबह उठकर इनकी चाकरी करो। बहू की ये बातें सुनकर रघुनंदन जी के दिल को गहरा धक्का लगा। चैत्रा जी ने उन्हें कभी भूखा नहीं रखा था। 8 बजे तक गर्मा गर्म नाश्ता मिलना उनके घर का नियम बन चुका था, लेकिन आज बहू ने नाश्ते के नाम पर सिर्फ 4 ब्रेड और दूध कम पानी ज्यादा वाली चाय उनके सामने लाकर रख दी थी और पैर पटकते हुए अपने कमरे में वापस लौट गई। चाय का पहला घूंट लेते ही रघुनंदन जी ने कप दूर हटा दिया। उन्हें ऐसी चाय की आदत नहीं थी। उस दिन धूप बहुत तेज थी और नहाने के बाद भी रघुनंदन जी पसीने से तरबतर हो गए थे। ऊपर से इस फीकी और बेस्वाद चाय ने दिन का पूरा स्वाद ही बिगाड़ दिया था। उन्होंने आंखों से आंसू पोंछे और रसोई घर की तरफ गए। वहाँ देखा तो पूरा किचन गंदा हो रखा था। अगर चैत्रा जी होती तो रसोई घर में सफाई रहती। वह सोने से पहले सारे बर्तन साफ करके और रसोई समेट कर सोती थी, लेकिन बहू अलग ही मिजाज की थी। मन हुआ तो काम किया, नहीं तो सब वैसे ही छोड़ दिया। कभी कभी तो वह खाना भी नहीं बनाती थी। बाहर से खाना मंगाना उसके लिए आम बात थी। ऐसे समय पे बेटा अपनी माँ के पास आकर कहता, माँ आज तुमने जो पापा के लिए बनाया है वही हमें भी दे दो, हमें भी वही खाना है। दिव्या की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसने बाहर से खाना मंगा लिया, लेकिन मेरा बाहर से खाने से पेट नहीं भरता। बेटे को भूखा देखकर चैत्रा जी चुपचाप कुछ न कुछ बनाकर उन्हें खिला देती थी। वह हमेशा सादा लेकिन गर्म और ताजा खाना बनाती थी। रघुनंदन जी को कभी बासी खाना परोसने की बात वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी, लेकिन आज दोपहर में बहू दिव्या ने उनकी थाली में रात की बची हुई बासी रोटी और बदबू मार रही बासी सब्जी परोस दी थी। पहला कोर लेते ही रघुनंदन जी को उल्टी जैसा महसूस होने लगा। थाली को दूर हटाते हुए वे बहू की तरफ देखकर बोले, बहू मुझे ये खाना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 गिलास दूध दे दो। उनकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक गहरी निराशा थी, जो शब्दों से नहीं बल्कि उनकी नजरों से साफ झलक रही थी। रघुनंदन जी ने इतना ही कहा था कि बहू चिल्ला उठी, पापा जी आपके नाटक फिर शुरू हो गए क्या? कभी आपको सब्जी रोटी चाहिए होती है और कभी दूध। रोज रोज के नए फरमान हैं आपके। अगर पेट भरना है तो चुपचाप यही खा लो। मेरा बेटा दूध नहीं पी पाता और तुम्हें दूध चाहिए। बहू की बातें सुनकर रघुनंदन जी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। चैत्रा जी ने उन्हें पहले ही समझाया था कि बहू थोड़ा गर्म दिमाग की है, उससे ज्यादा बहस मत करना, लेकिन अब उनके सबर का बांध टूट चुका था। वे गुस्से से बोले, बहू शादी से पहले क्या तू अपने बाप को भी खराब हो चुका खाना परोसती थी? सब्जी से कितनी गंदी बदबू आ रही है और रोटी भी पूरी तरह से बासी है। ये सुनते ही बहू भड़क उठी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी आंखों को गुस्से से लाल करते हुए कहा, पापा जी मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आपको रोज रोज ताजा खाना बनाकर खिलाऊंगी। वो बुढ़िया तो मौज करने के लिए अपनी बहन के घर जाकर बैठ गई है, उसको ही बुला लो, वरना आप भी चले जाओ उसके पास। आपके लाड नखरे वही उठा सकती है। मुझसे आपके ये नाटक बिल्कुल सहन नहीं होंगे। कभी ये नहीं चाहिए, कभी वह नहीं चाहिए। सब्जी ताजा है फिर भी आपको उसमें बदबू कैसे आ रही है? बस फरमाइशों के अलावा आप करते ही क्या है इस घर में? इस घर का राशन खर्च के नाम पर आप अपनी जेब से देते ही क्या है? ऐसा कहकर वह गुस्से में अपने कमरे में चली गई। पीछे खड़ा उनका पोता साहिल अपने दादा की बेबसी को देख रहा था। रघुनंदन जी ने अपनी नम आंखें पोंछी और चुपचाप अपने कमरे की तरफ लौट आए। तभी साहिल दौड़कर रसोई घर में गया, फ्रिज से दूध गिलास में निकाला और अपने बाबा के पास आकर बोला, बाबा ये लीजिए दूध। रघुनंदन जी का दिल प्यार से भर गया। उन्होंने पोते को उठाकर गले से लगा लिया, उसके माथे को चूमा और प्यार से बोले, आखिर मेरा ही खून है ना, तभी तुझे बाबा की तकलीफ दिखाई दे रही है। साहिल हंसकर बोला, बाबा आप चिंता मत करो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब अपनी पत्नी से कहूंगा कि मेरे मम्मी पापा को हमेशा अच्छा खाना दिया करे। इतना कहकर उसने आंख मारी और हंस दिया, मानो बाबा का सारा गुस्सा एक पल में छूमंतर हो गया हो। रघुनंदन जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वे बोले, बच्चों की बातें ऐसी ही होती हैं जो पल भर में मन को प्रसन्न कर देती हैं। उस रात बेटा ऑफिस से घर लौटा और डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठा। उस दिन मटर पनीर बना था, लेकिन वह दिखने में भी बहुत अजीब था और स्वाद में तो उससे भी बदतर। सिर्फ मिर्च ही मिर्च उसमें दिख रही थी।
रघुनंदन जी ने पहला कौर खाया और गुस्से में बोले, ये कैसा खाना बनाया है? इतनी लाल मिर्च डाल दी है कि मुंह में भी नहीं रखा जा रहा है। क्या तुम्हारी माँ ने कभी ऐसा बेस्वाद खाना बनाया था? तुम्हारी पत्नी को उसके माँ बाप ने सिखाया ही क्या है? उससे ठीक से खाना तक बनाना नहीं आता। तभी बेटा शांत भाव से बोला, पापा खाना इतना भी बुरा नहीं है, ठीक ठाक ही तो है। उसने खुद और अपने बच्चों को खाना परोस लिया। थोड़ी देर रुककर उसने आगे कहा, माँ को खाना बनाना आता है क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में चूल्हा चौका के अलावा किया ही क्या है, लेकिन आज की लड़कियां उच्च शिक्षित होती हैं, इसलिए उनके पास घर संभालने का ज्यादा समय नहीं होता। आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए। ये सुनते ही रघुनंदन जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे बोले, उच्च शिक्षा का मतलब क्या होता है कि तुम्हें सास ससुर का अपमान करने का लाइसेंस मिल गया? यदि इतनी पढ़ाई करने के बाद ना तो घर ठीक से चलाना आता है और ना ही इंसानियत समझ आती है तो तुम्हारी ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं। मेरी पत्नी तुमसे 100 गुना बेहतर है। उसने कभी मेरे माता पिता के सामने कभी आवाज तक ऊंची नहीं की और ना ही ऐसा कभी बेस्वाद खाना दिया। शादी से पहले अगर तुम्हारी पसंद की सब्जी नहीं बनती थी तो तुम माँ पर चिल्लाते थे कि माँ ये कैसा खाना बनाया है, दिन भर थक कर आता हूँ, कम से कम मेरी पसंद का खाना तो बना दिया करो। और अब तुम्हारी पत्नी जो कुछ भी बना देती है वह सब तुम चुपचाप गूंगे बनकर खा लेते हो। ऐसा कहकर रघुनंदन जी अपनी कुर्सी पीछे खसका कर उठ खड़े हुए और बोले, खाना खाने के बाद बाजार से दही ले आना, मैं दही के साथ चावल खाऊंगा और सुबह के नाश्ते के लिए मुझे ब्रेड और प्योर दूध चाहिए। मेरे लिए वह भी ले आना, मुझे सुबह नाश्ते में बिल्कुल देर नहीं चाहिए। ब्रेड तुम ले आना, दूध मैं खुद ले आऊंगा और अपनी पत्नी से कह देना कि वह अपने कमरे में ही बैठी रहे, मुझे नाश्ते के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर रघुनंदन जी गुस्से में अपने कमरे में चले गए। चैत्रा जी को मायके गए सिर्फ एक ही हफ्ता बीता था, लेकिन रघुनंदन जी की ऐसी बुरी हालत हो गई थी कि घर में रहना मुश्किल हो गया था। उन्होंने चैत्रा जी को फोन लगाया। फोन पर बात करते करते वे रो पड़े। थोड़ा खुद को संभाल कर रघुनंदन जी ने पूछा, तुम वहाँ अभी और कितने दिन रहोगी? चैत्रा जी ने कहा, अभी बहू विदा होकर आई है, जैसे ही सारी रस्में पूरी हो जाएंगी मैं तुरंत निकल जाऊंगी। ये सुनकर रघुनंदन जी ने शांत और डरे आवाज में कहा, तुम वहाँ ज्यादा दिन मत रुकना, अगर तुम वहाँ ज्यादा दिन रुकी रही तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। घबराते हुए चैत्रा जी बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, वहाँ क्या हो गया है? रघुनंदन जी ने कहा, चैत्रा, इन दोनों बेटे बहू ने मेरा जीवन नरक बना दिया है। कभी पानी चाय, कभी बासी रोटी, तो कभी सड़ी बदबूदार सब्जी। तुम जानती हो कि मुझे ऐसा खाना बिल्कुल सहन नहीं होता और अगर कुछ कह दो तो उसका मुंह बंद ही नहीं होता। मैं ये एक दिन भी और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम शादी में मत जाओ, तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ, लेकिन भगवान के लिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आ जाओ। ऐसा कहकर रघुनंदन जी ने फोन रख दिया। अगले 3 दिनों के अंदर ही चैत्रा जी वापस लौट आई। उन 2 हफ्तों में रघुनंदन जी ने जैसे तैसे दूध और ब्रेड और बाहर से खाना खरीद कर खाकर ही अपना समय काटा था। चैत्रा जी के वापस आने पर उन्होंने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और गर्मियों की उमस से दोनों वृद्ध दंपति बहुत परेशान रहने लगे। रघुनंदन जी की पीठ पर दाद होने लगा और पूरा शरीर खुजलाने लगा और थोड़ा सा भी पसीना आने पर उनके पूरे शरीर में जलन होने लगती। उमस के कारण दोनों का बुरा हाल था। पहले ही बेटा साफ कह चुका था कि मुझे अपना परिवार पालना मुश्किल हो गया है, अब एक और एसी लगवाना मेरे बस का नहीं है। इसलिए रघुनंदन जी ने मन ही मन तय कर लिया कि अब वे किसी से पैसे उधार लेकर एक अच्छा सा एसी खरीदेंगे। पेंशन के आते ही वे उन पैसों को चुका देंगे। बेटे से उन्हें अब कोई उम्मीद नहीं थी। वह खुद तो एसी में सोता था और अपने माता पिता के लिए एक कूलर तक नहीं लगवाया था। ये तय करके उन्होंने खुद ही एसी खरीदा और अपने कमरे में लगवा लिया। ये देखकर बहू अंदर ही अंदर गुस्से से आग बबूला हो गई। शाम को जब बेटा घर लौटा तो बहू ने तुरंत उसके कान भर दिए। बेटा गुस्से से माता पिता के कमरे में आया और उन्हें आंखें दिखाते हुए बोला, पापा आपने बताया क्यों नहीं कि आप एसी खरीदने वाले हैं? रघुनंदन जी ने जवाब दिया, बताने से क्या फायदा, तुमने तो पहले ही एसी लगवाने से मना कर दिया था। हमें ये पंखे की गर्म हवा बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए ये एसी लगवाया है। हमने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत की है, कम से कम बुढ़ापे में तो थोड़ा चैन सुकून से जीने दो। तुम्हारी नौकरी अच्छी लग गई तो हमें लगा था कि हमारे दिन भी सुधर जाएंगे, लेकिन हमारी किस्मत ही खराब निकली। रघुनंदन जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चैत्रा जी बीच में बोल पड़ी,
ऐसी बातें मत करो, थोड़ा शांत हो जाओ। फिर वह बेटे की तरफ देखकर बोली, अरे बेटा, पंखे की हवा कमरे में और ज्यादा गर्मी फैलाती है और तुम्हारे पिता और मेरे शरीर में गर्मी के कारण बहुत बड़े बड़े दाग हो गए हैं, जो गर्मी के कारण और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि एसी ले लेते हैं। अगर ऐसी उमस में रहेंगे तो ये दाग और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। हम बूढ़े हो चुके हैं, थोड़ी सी देखभाल हमें भी तो चाहिए ना। ऐसा कहकर चैत्रा जी ने रघुनंदन जी की शर्ट ऊपर की और बेटे को उनकी पीठ दिखाई। पूरी पीठ पर लाल लाल दाग हो रखे थे। ये देखकर बेटा भी शांत हो गया और चुपचाप शर्मिंदा होकर अपने कमरे में लौट आया। रघुनंदन जी और चैत्रा जी एसी बहुत सावधानी से इस्तेमाल करते थे, लेकिन बहू के कमरे में एसी 24 घंटे चलता रहता था। महीने के अंत में जब बिजली का बिल आया तो वह लगभग 20,000 रुपए का था। ये देखकर बेटे बहू ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। बेटा गुस्से में बिल रघुनंदन जी के आगे फेंकते हुए बोला, पापा देखिए, इस महीने कितना बड़ा बिल आया है, अब इस बिल को कौन भरेगा। बेटे का ये रवैया देखकर रघुनंदन जी को भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फर्श पर पड़े बिल को उठाया और शांत दबे आवाज में बोले, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? घर में 2-2 एसी, वॉशिंग मशीन, लाइट, आरओ और दुनिया भर की चीजों में इतनी बिजली लगती है तो इतना बिल तो आएगा ही। तभी उनका बेटा गुस्से में चिल्लाया, तो अब ये 20,000 का बिल आया है, इसे कौन भरेगा? रघुनंदन जी ने कहा, इससे पहले लगभग 15,000 रुपए तक का बिल मैं अपनी पेंशन से भरता आया हूँ। इस बार 5,000 रुपए ज्यादा आए हैं, बाकी 15-16,000 तो पहले भी आते ही थे, वह तुमको भरना चाहिए। तभी बेटा चिढ़कर बोला, पापा मुझे कोई लॉटरी नहीं लगी है कि मैं 5,000 रुपए एक्स्ट्रा भर दूं। बेफिजूल खर्च उठाना मेरे बस का नहीं है। घर का खर्च पहले से ही बड़ा हुआ है और मेरे बच्चों की स्कूल की फीस 50,000 रुपए है। मुझे उसी को पूरा करने में हालत खराब हो जाती है। अब रघुनंदन जी का गुस्सा भड़क उठा। वे बोले, इतने सालों से तुम्हारे कमरे में लगे एसी का बिल मैं ही भरते आया हूँ और खुद उमस में सोता रहा। आज जब मैंने अपने कमरे में एसी लगवाया तो तुम्हें उसके बिल से परेशानी हो रही है। ठीक है, आज से हर कोई अपना खर्चा खुद उठाएगा और अपना अपना बिजली का बिल भरेगा। मैं अपना बिल खुद भर दूंगा और घर के बाकी खर्चों की बात है तो मेरा और मेरी पत्नी का खर्च मेरी पेंशन से आसानी से चल जाएगा। हम अपना खर्च खुद उठा सकते हैं। ये सुनते ही बेटे का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सीधे बोला, ठीक है, अगर आपको यही करना है तो इस घर से निकल जाइए, अपना सामान बांधिए और अभी बाहर निकलिए। रघुनंदन जी ने गुस्से में कहा, ये घर मेरा है, तुम्हारी पत्नी इस घर को दहेज में लेकर नहीं आई थी। अगर तुम लोगों को मेरी शर्त इतनी ही बुरी लगी है तो तुम जा सकते हो। तभी बेटा गुस्से में अपने पिता को मारने के लिए हाथ उठाने ही वाला था कि तभी चैत्रा जी बीच में आ गई और बोली, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती अपने ही पिता पर हाथ उठाते हुए? कम से कम अपने पिता की उम्र का तो लिहाज करो। लेकिन बेटे ने उनकी एक नहीं सुनी, बल्कि उसने चैत्रा जी को जोर से धक्का दे दिया। वे सीधे दीवार से जा टकराई और नीचे गिर गईं। बेटे ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। फिर उसने आके बढ़कर रघुनंदन जी का हाथ जोर से पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, बूढ़े, ये घर सिर्फ तेरा नहीं है, हम पर दादागिरी मत चला। हम इतना 20-20 हजार रुपए का बिल नहीं भर सकते और अगर पंखा इतनी ही गर्म हवा देता था तो तुझे मुझे बताना चाहिए था ना। एक पुराना कूलर लाकर तुम्हारे कमरे में लगा देता। ये एसी खरीद कर मेरा खर्च बढ़ाने की क्या जरूरत थी? अब चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुन, ये एसी निकलवा और इसको बेचकर सारा पैसा मुझे दे दे। अब मैं तुम दोनों को उस कमरे में भी नहीं रहने दूंगा। अपना सारा सामान उस कमरे से बाहर निकालो और बरामदे में खुली हवा में रहो। यही तुम दोनों की औकात है। बेटे के मुंह से इस तरह के शब्द सुनकर चैत्रा जी की आंखों से आंसू बह निकले और वे फबक फबक कर रोने लगी। वह दीवार से टकरा कर नीचे गिर चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे खुद को संभाल कर खड़ी हुई और रघुनंदन जी के पास आकर खड़ी हो गईं। बेटे बहू ने उनका सारा सामान बांधकर बाहर बरामदे में फेंक दिया। बाहर जमीन इतनी गर्म थी कि वहां पर पैर रखना भी मुश्किल हो रहा था। तुम्हारी असली जगह यही है, मैं इस एसी को बेच रहा हूँ। ये कहते हुए उसने उस एसी को भी बेच दिया। रघुनंदन जी और चैत्रा जी बस रोते रह गए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए और उनके भविष्य को संवारने में बिता दी थी, लेकिन आज उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा था। सुख के पल उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। इसके उलट उन्हें सिर्फ अपमान के जख्म मिले थे। दोपहर की गर्मी और गर्म हवा में उनका वहां रुकना मुश्किल हो रहा था। पूरे घर पर बेटे बहू का कब्जा हो चुका था।
माता पिता के कमरे पर भी ताला लगा दिया गया था ताकि वहां दोबारा कदम ना रख सकें। गर्म हवा के थपेड़े उनके चेहरे को झुलसा रहे थे और पसीने से हुए दांत की जलन बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार एक रात उन्होंने हमेशा के लिए वह घर छोड़ने का फैसला किया और वहां से चुपचाप बाहर निकल गए। सुबह जब बेटा बहू उठे तो उन्होंने वरांडे में अपने माँ बाप को नहीं देखा। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उनके माता पिता कहाँ हैं। इसके उलट वे दोनों खुशी मना रहे थे कि अब घर पूरी तरह उनके कब्जे में आ चुका है और आज इस खुशी में वे एक छोटी सी पार्टी रखने वाले थे। लेकिन जैसे ही बेटा ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला तो उसने दरवाजे पर अपने माता पिता को खड़े देखा और वे एक पल के लिए वहीं रुक गया। वे गुस्से में चिल्लाया, अब क्या लेने आए हो वापस? हमें लगा था कि हमेशा के लिए पीछा छूट गया, लेकिन नहीं, तुम्हें चैन कहाँ मिलने वाला है? एसी की हवा खाने फिर आ गए ना? रुको, अभी देता हूँ तुम्हें एसी की हवा। ये कहते हुए वह उन्हें धक्का देने ही वाला था कि तभी सामने पुलिस को देखकर उसकी सारी हेकड़ी पल भर में गायब हो गई। चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए वह पुलिस से बोला, क्या हुआ सर? मैं तो पापा को देखकर उन्हें गले लगाने आया था। पता नहीं कल रात ये घर छोड़कर चले गए, जबकि हम दोनों पति पत्नी मिलकर दोनों की हर चीज का ध्यान रखते हैं और माँ को तो मेरी बहू एक काम तक नहीं करने देती। इतना कुछ करने के बाद भी पता नहीं माँ पापा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। लेकिन पुलिस बेटा बहू की हर चाल को समझ रही थी। तभी बहू भी बोली, माँ जी चलिए ना, हवा में बैठिए, क्यों इतनी गर्मी में खड़ी हैं? तभी इंस्पेक्टर साहब ने आगे कदम बढ़ाते हुए कड़क आवाज में उत्तर दिया, मुझे लगता है कि हवा खाने की जरूरत इन्हें नहीं है, बल्कि तुम दोनों को है। बेटे बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नहीं सर, ये हमारे घर का मामला है, हम आपस में सुलझा लेंगे। तभी बेटा अपने पिता की तरफ देखते हुए बोला, पापा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इन्हें बताइए ना कि हम कितना आपका ध्यान रखते हैं। ये सुनते ही रघुनंदन जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने आगे बढ़कर अपने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और गरजते हुए बोले, निर्लज, तुझे क्या लगा था कि हमें बरामदे में सोने पर मजबूर करके और खुद एसी के नीचे मजे से सोओगे? भूलो मत कि आज भी इस घर का असली मालिक मैं ही हूँ। तुम दोनों अभी इसी वक्त इस घर से निकलो और आज के बाद कभी अपनी शकल मुझे मत दिखाना। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को अपने साथ ले जाइए। अपने पिता का ऐसा रौद्र रूप देखकर उन दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बेटा और बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों आगे बढ़कर अपने पिता के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन रघुनंदन जी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। पल भर में उन दोनों को पुलिस अपने साथ ले गई। पहली बार बेटे की आंखों में डर था और बहू की आंखों में पछतावा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माता पिता बच्चों को जन्म देकर उनका जीवन बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुढ़ापे में उन्हें अपने ही घर में सम्मान मांगना पड़े। प्यार कीजिए, सेवा कीजिए, क्योंकि जिस दिन माता पिता चले जाते हैं उस दिन उनके कमरे की खाली चारपाई बहुत कुछ कहती है। तो दोस्तों, रघुनंदन जी ने अपने बेटे बहू को सबक सिखाकर सही किया। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, उस शहर का नाम हमें जरूर लिख भेजें। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।